दोस्तों, केरल यात्रा के इस वीडियो में मैं आपको तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी ले जा रहा हूँ। कन्याकुमारी जो कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर है, जहाँ अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का मिलन होता है। ये स्थान जितना अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उतना ही अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। इसका नाम कन्याकुमारी देवी पार्वती के कन्या रूप के नाम पर पड़ा है। समुद्र किनारे उनका प्राचीन कालीन मंदिर है, जो देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। देवी ने समुद्र के अंदर जिस शिला पर शिव की तपस्या की थी, मान्यता है कि उस शिला पर देवी के चरण के निशान अब भी देखे जा सकते हैं। उसी चट्टान पर आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद ने भी साधना की थी। अब उसे विवेकानंद रॉक के नाम से जाना जाता है। मैं एक एक कर इन सब का दर्शन कराता हूँ और इनकी कहानी विस्तार से सुनाता हूँ। वीडियो आखिरी तक देखिएगा। ये मेरी केरल कथा का 10वां अध्याय है। यात्रा मैं केरल के पुआर से शुरू कर रहा हूँ। पुआर आइलैंड और बैक वाटर घूमने के बाद अंकल और मैंने स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट की बस से उस जगह के लिए यात्रा शुरू की, जिसके बारे में स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि कन्याकुमारी के लिए सीधी बस वहीं से मिलेगी। उस जगह का नाम जो मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कड़ेकला बताया था। रास्ते में उचाकड़ा और परासला नाम की जगह भी मिली थी। 50 मिनट में हम बस डिपो पहुंच गए। वो केरल तमिलनाडु का बॉर्डर था। वहां के बस डिपो के पास एक बड़ा सा चर्च था। वहां 5-7 मिनट में ही हमें कन्याकुमारी के लिए बस मिल गई। यात्रा शुरू होने के बाद 10 मिनट में ही हम तमिलनाडु की सीमा में थे। जो जगह सबसे पहले आई उसका नाम मार्तांडम था, जहां एक बहुत लंबा फ्लाईओवर आया। हम कन्याकुमारी जिले में प्रवेश कर चुके थे। रास्ते में एक दो जगह का नाम जो मुझे याद है, एक कट्टाथुराई और एक तकलाई नाम की जगह आई थी। हम हाईवे पर कई कस्बों, गांवों, रिहायशी इलाकों और बाजार को पार करते हुए हरियाली वाली जगह से गुजरने लगे, जिसमें सड़क किनारे नारियल के पेड़ों से भरे एक के बाद एक कई बाग आए। झील और पीछे पहाड़ी वाला इलाका भी आया। फिर हम नागेर कोइल में प्रवेश कर गए। ये सिटी कन्याकुमारी जिले में है और जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। वहाँ 2 बड़ा बस डिपो भी नजर आया। शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा फ्लाईओवर दिखा, जिसके नीचे से हमारी बस गुजरी। वो एरिया पार करते फिर हरी भरी जगह आ गई। उसको पार करते कन्याकुमारी का गेट दिखा। करीब 70 किलोमीटर का सफर 2.5 घंटे में पूरी कर हम अपने गंतव्य पर थे। कन्याकुमारी में हमें सबसे पहले विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाना था। हम उस ओर तेजी से बढ़ गए, जहां मेमोरियल जाने के लिए फेरी मिलती है। समय बचाने के लिए हमने 50 रुपए के बजाय 300 रुपए पर पर्सन वाला टिकट लिया और लाइन से बचते हुए सीधे फेरी के पास आ गए। रॉक मेमोरियल की पहली झलक वहीं से मिल गई। वहां हम फेरी के आते ही भगवा रंग का लाइफ जैकेट पहनकर अंदर प्रवेश कर गए। यात्रियों से फुल होते ही फेरी चल पड़ी। नीचे पानी के बीच तेज लहरों के बीच फेरी हिलते डुलते झकझोरते आगे बढ़े जा रही थी। 10 मिनट में हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे थे। वहाँ दर्शन के लिए 30 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से टिकट लेना पड़ता है। फिर सीढ़ियों से चढ़कर मंडपम के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर स्वामी विवेकानंद की कांसे से बनी खड़ी मूर्ति है, जो एकदम सजीव सी लगती है। अंदर वीडियोग्राफी की मनाही है। दर्शन के बाद बाहर आए तो मेमोरियल को घूम घूम कर हम हर साइड से देखने लगे। मैं आज उस जगह पे आया हूँ जहाँ मैं सालों से, बचपन से जिसके बारे में सुनता आ रहा था और कई बार इच्छा होती थी कि इस जगह पे आऊँ, तो फाइनली वो सौभाग्य मुझे मिला है।
आप मेरे पीछे देख रहे हैं कन्याकुमारी का ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। तो फाइनली आज मैं वहाँ आ गया, और जब विवेकानंद यहाँ आए थे तो वो भी करीब करीब यही महीना था, दिसंबर लास्ट में, कहा जाता है कि दिसंबर लास्ट में उस समय आए थे। और हम लोग भी उसी ईयर एंड और शुरुआती न्यू ईयर के आसपास आए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। कई एंगल्स में आपको इसको दिखाता हूँ और उनकी कहानी आपको बताता हूँ। विवेकानंद स्मारक भवन को बहुत ही सुंदर मंदिर के रूप में सजाया गया है। इसका मुख्य द्वार बहुत ही आकर्षक है, जिसका वास्तुशिल्प अजंता एलोरा की गुफाओं से प्रेरित लगता है। नीले और लाल ग्रेनाइट के पत्थरों से बने स्मारक पर 70 फीट ऊंचा गुंबद है। 16 एकड़ में फैले 2 पत्थरों के टापू की चोटी स्थित स्मारक 17 मीटर की ऊंचाई पर है। इस स्मारक में मुख्य मंडपम के अलावा सभा मंडपम और ध्यान मंडपम भी है। ध्यान मंडपम में पर्यटक बैठकर ध्यान लगाते हैं। हमारे पास समय की कमी थी, इसलिए हम उसके अंदर नहीं गए। कन्याकुमारी का जो मेन लैंड है वहाँ से ये 500 मीटर अंदर समुद्र में है, जो फेरी के ज़रिए आया जाता है। आपने देखा कि हम लोग फेरी के ज़रिए यहाँ पे आए। विवेकानंद उस समय तैर के आ गए थे, और इसी रॉक पे, जिस रॉक पे ये मेमोरियल बना है, यहाँ पे बैठ के ऐसा कहा जाता है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहाँ पे। तो ये वो ऐतिहासिक जगह है, ये वो महान जगह है। तो अद्भुत है दोस्तों। और मैं दूसरे एंगल से भी दिखाता हूँ इस एरिया को, और कुछ और बातें इसके बारे में महत्वपूर्ण बताता हूँ। कहा जाता है कि 1893 में विश्व धर्म सभा में शामिल होने से पहले स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे। एक दिन वे तैरकर इस विशाल शिला पर पहुंच गए और यहाँ साधना की, जिसके बाद उन्हें जीवन का लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। स्वामी जी के संदेशों को साकार रूप देने के लिए ही 1970 में इस भव्य स्मृति भवन का निर्माण किया गया। समुद्र की लहरों से घिरी इस विरासत को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। विवेकानंद मेमोरियल के द्वार के ठीक सामने श्रीपद मंडपम भी है, जो कि एक पवित्र स्थल है। मान्यता है कि इसी शिला पर देवी कन्याकुमारी ने शिव की तपस्या की थी। इस मंडपम के अंदर देवी के चरण के निशान हैं। तमिल में इसे श्रीपद परई कहते हैं। इसके अंदर भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मना है। महान तमिल पोएट तिरुवल्लुवर की मूर्ति इसके अपोजिट है विवेकानंद मेमोरियल के। तो आपको मैं वो दिखाता हूँ। थोड़ा सन के अगेंस्ट है, थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, लेकिन मैंने अपने वीडियो में दिखाया है उसको अच्छे से। ये उनकी 133 फीट ऊंची मूर्ति है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ठीक बगल में स्थित एक चट्टान पर महान तमिल कवि तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है, जो कि उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति तिरुकुरल के 133 अध्यायों को दर्शाता है। मूर्ति 95 फीट की है और ये 38 फीट की कुर्सी पर खड़ी है, जो उनके कुरल ग्रंथ की 3 पुस्तकों में पहली पुण्य के 38 अध्यायों का प्रतिनिधित्व करती है। 1 जनवरी 2000 को इस प्रतिमा का उद्घाटन हुआ था। 7000 टन की इस प्रतिमा को प्रसिद्ध मूर्तिकार वी गणपति स्थपति द्वारा बनाया गया है। उनकी 133 रचनाओं को देखते हुए ये 133 फीट ऊंची मूर्ति तिरुवल्लुवर की बनाई गई है यहाँ पे। ये भी साल 2000 में ये वाला तैयार हुआ था। और ये जो विवेकानंद का जो मेमोरियल स्टैचू ये है, रॉक है, ये 1970 में तैयार किया गया था। तो पूरी कहानी मैं इसकी आपको सुनाता हूँ और पूरे एक चक्कर लगाता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद मेमोरियल देखने के बाद हम आसपास के सुरम्य समुद्र का नज़ारा देखने लगे। कन्याकुमारी में समुद्र का पानी बिल्कुल नीला है और मेमोरियल के बैकग्राउंड में आसमान भी गहरा नीला दिखता है। हवाएं तो इतनी तेज थी कि लग रहा था वो सबको उड़ा देगी। उसी तरह समुद्र की लहरें भी जबरदस्त उफान पर थी। वो जोर जोर से नीचे चट्टानों से टकरा रही थी। विवेकानंद रॉक से जमीन की ओर दूर में शहर बहुत सुंदर दिखता है। समुद्र किनारे कई मंदिर और चर्च हैं।
सनराइज वाला पॉइंट भी नजर आता है। इस जगह को देखने के बाद फिर हम फेरी वाली लाइन में लग गए। लौटते समय फेरी का वो स्पेशल टिकट काम में नहीं आया। सबकी एक ही लाइन थी, जनरल। हम फेरी में लौटकर फिर उस महान जगह को मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। यकीन नहीं हो रहा था जिसके बारे में न जाने कब से सुनते पढ़ते आ रहे थे, उसका पहली बार दर्शन हो चुका था। फेरी फिर जोर जोर से हिलते डुलते मचलते हुए लौट रही थी। उसके ऊपर से लबालब भरे समुद्र को देखना अद्भुत एहसास करा रहा था। किनारे आने के बाद खड़े होकर मैंने फिर रॉक मेमोरियल को ध्यान से देखा और फिर बाजार की ओर निकल गए। अब हमें पास में ही स्थित देवी माँ कन्याकुमारी के मंदिर में दर्शन करना था। ये मंदिर तीनों सागरों के संगम के किनारे बना है। इसे भगवती अम्मन मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है। चारों दिशाओं से 4 द्वार हैं और मंदिर दीवार से घिरा है। गर्भगृह में देवी की प्रतिमा है। कहा जाता है कि पत्थरों से बना ये मंदिर 3000 साल पुराना है। मान्यता के मुताबिक इसे महर्षि परशुराम के आदेश पर देवताओं के वास्तुशिल्पकार विश्वकर्मा ने बनाया था। कन्याकुमारी का नाम, कन्याकुमारी जो जगह है उसका नाम कन्याकुमारी इन्हीं देवी माँ की वजह से पड़ा, जिनका मंदिर का द्वार मेरे पीछे दिख रहा है। तो ये देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है और इसकी बहुत मान्यता है। तो इस जगह का महत्व भी मैं बताऊंगा और इसके अलावा इनकी कहानी भी, देवी माँ की कहानी भी बताऊंगा। इस मंदिर से तमाम किंवदंतियां भी जुड़ी हैं। यहाँ असुर राज महाबली के पौत्र मानसुर ने भगवान शिव की तपस्या की थी और वरदान मांगा था कि उसे कुमारी कन्या के अलावा कोई न मार सके। देवी कन्या ने भी यहाँ भगवान शिव के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव बारात लेकर यहाँ आए भी थे। देवताओं ने छल कर वो शादी नहीं होने दी थी, क्योंकि फिर कुमारी कन्या के द्वारा मानसुर का वध नहीं होता। बाद में देवी ने इसी जगह पर उसका वध किया था। कन्याकुमारी में दर्शन के बाद हमें थोड़ी थकान सी हुई तो हम मंदिर के गेट के बाहर एक जगह चाय पीते हुए सुस्ताने लगे। शाम होने वाली थी, अब हमें सूर्यास्त देखना था। फिर हम बीच रोड पर एक मार्केट से होते हुए सनसेट पॉइंट की ओर बढ़ने लगे। सबसे पहले बाएं साइड समुद्र किनारे गांधी मेमोरियल मंडपम दिखा, जहां गांधी जी के निधन के बाद उनकी अस्थियां लाई गई थी। कन्याकुमारी का सनसेट के बारे में बहुत सुना था, तो अब मंदिर में दर्शन करने के बाद और विवेकानंद रॉक जो उनका जो म्यूज़ियम है वो देखने के बाद, जो रॉक मेमोरियल है वो देखने के बाद हम लोग आ गए हैं समंदर के किनारे। तो पीछे भी आप देखिए वो तिरुवल्लुवर उनका स्टैचू दिख रहा है, जो फेमस कवि हैं, और उसके पीछे आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी दिख रहा है। और ये देखिए सूरज ढलने का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अभी वो चमक की वजह से सूरज नहीं दिख रहा है, सामने से दिख रहा है, तो लोग बैठ गए हैं। और यहाँ मैं भी सनसेट देखने के बाद जाऊँगा और सनसेट की तस्वीर वीडियो को कैद करूँगा, तो वो भी आप देखिए, मेरे साथ आनंद लीजिए सनसेट का, सूर्यास्त। सनसेट पॉइंट पर जहां हम सूर्यास्त देखने के लिए मौजूद थे, वहां से समुद्र बहुत दूर तक दिख रहा था, दोनों ओर। ये जगह थोड़ी ऊंचाई पर थी, समुद्र वहां से काफी नीचे साइड था, इसलिए उसमें हो रही हलचल बहुत सुंदर दिख रही थी। समुद्र खूब शोर मचा रहा था। वहां सीढ़ियों पर बैठने की जगह बनी थी, कुछ सीमेंट के चेयर भी बने थे। जिसको इनमें बैठने की जगह नहीं मिली, वो खड़े होकर इन नज़ारों का आनंद ले रहे थे। लोग अपने अपने मोबाइल से इस सुंदर दृश्य को कैद कर रहे थे। हम भी उन लोगों की तरह वीडियो बना रहे थे। वीडियोग्राफी कर रहे हैं। फाइनली सनसेट हो रहा है। आप हो गया, सुंदर नज़ारा है।
फाइन। फाइनली सूरज अस्त हो रहे हैं। अब आप लालिमा देख सकते हैं और सूरज पर कितनी निगाहें एक साथ हैं वो मेरे पीछे देखिए। ये जितनी निगाहें दिख रही हैं आपको वो सब सूरज को देखने के लिए, सूर्यास्त देखने के लिए ये निगाहें आई हुई हैं, नज़र लगाई हुई हैं। तो आसमान का लालिमा देखिए। बादलों के बीच देखिएगा एकदम हल्का सा लालिमा, वो भी धीरे धीरे गुम होता जा रहा है। कन्याकुमारी का शानदार सूर्यास्त जिसके बारे में लंबे समय तक सुनते आ रहे थे, उसका प्रत्यक्ष गवाह बनने का मौका मिला। तो अद्भुत है, ये भी अविस्मरणीय है। तो चलिए अब यहाँ से चलेंगे, थोड़ा सा मार्केट का नज़ारा देखेंगे और वापस तिरुवनंतपुरम जाना है। ये सफ़र एक ही दिन का था हमारा कन्याकुमारी का, जो कि जिसको मैं सफल मान रहा हूँ। सूरज शाम 6:10 पर अस्त हो गया। आखिरी समय जब वो बादल में घुल रहा था तो उसकी लालिमा देखने लायक थी। उधर आसमान भी लाल हो गया था। सूर्यास्त के बाद हम भीड़-भाड़ वाले मार्केट से होते हुए बस स्टॉप की ओर बढ़ने लगे। हमें नागेरकोइल के लिए बस पकड़ना था। वहीं से तिरुवनंतपुरम के लिए डायरेक्ट बस मिलती है। नागेरकोइल से हमने 7:15 बजे के करीब बस पकड़ी, जिसने रात 9:30 बजे हमें तिरुवनंतपुरम पहुंचा दिया। तिरुवनंतपुरम उतरने के बाद हमने सीधा डिनर के लिए होटल अन्नपूर्णा का रुख किया। 10 बज चुका था, इसलिए डिनर का लिमिटेड ऑप्शन बचा था। हमने चपाती और सब्जी ग्रहण किया रायता के साथ और रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। रात में सिटी बस का इंतजार करने के बजाय हमने फौरन फोर्ट एरिया के पास से ऑटो ले लिया और हम 11:15 बजे कोवलम बीच पहुंच गए, जहां हमारा होम स्टे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले दिन कोवलम में हमने एक और सुंदर सुबह बिताई। उस दिन हमें तय प्लान के मुताबिक अपने बुजुर्ग विदेशी दोस्तों से मिलना था। उस दिन और क्या क्या हुआ, पूरा डिटेल अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।